टू डायमेंशन मोशन में अभी हमारा सर्कुलर मोशन पढ़ना बाकी है। हम लोगों ने थोड़ा सा वेक्टर के नियम पढ़े हैं, एडिशन के, सिर्फ वेक्टर एडिशन के। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन अभी नहीं पढ़ा। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन हम वर्क, पावर, एनर्जी और रोटेशनल मोशन में उस समय और पढ़ेंगे। दो जगह उसकी और जरूरत पड़ेगी। अभी तक हमको जरूरत थी वेक्टर एडिशन की, वो हमने पढ़ा। और प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ा है, क्योंकि उसमें वेक्टर एडिशन की जरूरत पड़ती है। सर्कुलर मोशन अभी नहीं पढ़ा है, पढ़ेंगे। पहले हम थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। अभी ये जो एक्सरसाइज हम ले रहे हैं ये एनसीईआरटी की बुक से है और इससे कंसेप्ट और आपके बड़े क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो पिकअप दी स्केलर्स, पिकअप दी वेक्टर्स, ये सब आपको आते हैं। आई विल नॉट गो फॉर दैट। आई विल गो फॉर दिस क्वेश्चन। State with the reason whether following algebraic operations with scalar and vector physical quantities are meaningful. Meaningful मतलब उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है। तो बिना मतलब वाली चीजें कैसी होती हैं? बिना मतलब वाली चीज ऐसी होती है कि 5 मीटर कपड़े की लेंथ और 2 किलो नमक को ऐड करो। ये कैसी बात है? बिना मतलब की बात है। समझ में आ रही है? यही आपको बताना कि किस बात का मीनिंगफुल है और कौन सी बात मीनिंगफुल नहीं। तो पहला है एडिंग एनी टू स्केलर्स। हम दो स्केलर को आपस में ऐड कर सकते हैं नहीं? बताइए इसका आंसर क्या होगा। कैन वी ऐड एनी टू स्केलर्स? दैट इज करेक्ट, हम ऐड कर सकते हैं। कर सकते, जैसे एक स्केलर है टेम्परेचर और दूसरा स्केलर है टाइम। तो क्या हम टेम्परेचर और टाइम को ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज मीनिंगलेस। एडिंग टू स्केलर्स इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज लेते हैं, एडिंग स्केलर टू ए वेक्टर। ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों का नेचर अलग अलग है। तीसरा है सी, मल्टीप्लाइंग एनी वेक्टर विथ एनी स्केलर। ये होता है फिजिक्स की क्वांटिटीज में, हमने ये पढ़ा है। जैसे एक्सीलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, और मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स, विच इज ए रियल क्वांटिटी। यानी फिजिक्स क्या परमिट करती है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर विथ वेक्टर, दैट इज अलाउड। सो दिस इज मीनिंगफुल। अच्छा, उसके बाद है मल्टीप्लाइंग एनी टू स्केलर्स। मल्टीप्लाइंग एनी टू स्केलर्स, इज इट मीनिंगफुल? इज इट परमिसिबल? तो आंसर है इट इज परमिसिबल। और ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज आपको मिलेंगी जहां पर हम दो स्केलर क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे डेंसिटी। डेंसिटी में क्या है? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मास और वॉल्यूम दोनों अलग अलग चीजें हैं। वॉल्यूम लेंथ से होता है, या मास पर यूनिट लेंथ एक क्वांटिटी होती है, उसमें मास और लेंथ इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर। वॉल्यूम स्केलर क्वांटिटी है, मास भी स्केलर क्वांटिटी, और दोनों को डिवाइड करके डेंसिटी बनाते हैं। तो दिस इज परमिसिबल। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें मल्टीप्लाइंग, ये सॉरी, एडिंग एनी टू वेक्टर्स। एडिंग एनी टू वेक्टर्स, कैन यू एड एक्सीलरेशन विद वेलोसिटी? नो। एनी टू वेक्टर्स, कोई भी दो वेक्टर को आप ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं।
उसकी एक पर्टिकुलर कंडीशन है। क्या कंडीशन है? मिनिमम कंडीशन, देयर नेचर शुड बी सेम, एक ही नेचर के होंगे, दोनों वेलोसिटी है तो ऐड होगा, दोनों डिस्प्लेसमेंट है तो ऐड होगा, दोनों फोर्स है तो ऐड होगा, पर फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट ऐड नहीं होगा। ठीक है? अच्छा, उसके बाद एडिंग कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर टू द सेम वेक्टर, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक वेक्टर का कंपोनेंट अलग डायरेक्शन में होगा, इसलिए हम दोनों को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है? ओके, कैन वी मल्टीप्लाई वेक्टर विद ए वेक्टर? आंसर है यस, वी कैन मल्टीप्लाई वेक्टर विद ए वेक्टर। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि ये वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने की प्रोसेस दो तरह की होती है, एक में रिजल्ट स्केलर मिलता है और एक में रिजल्ट वेक्टर मिलता है। ये जब हम वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे या टॉर्क पढ़ेंगे उसमें आएगा। अगला क्वेश्चन सुनिए, रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विद रीजन इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स बताना है आपको। पहला है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज ए स्केलर। The magnitude of a vector is always a scalar. Yes, that is true, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या होता है? उसके पास डायरेक्शन नहीं होती, तो डायरेक्शन नहीं है तो वो क्या बन जाएगा? स्केलर। सेकेंड, ईच कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज ए स्केलर। नो, वेक्टर का कंपोनेंट वेक्टर। ठीक है? तो एक वेक्टर इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो भी वेक्टर है, और किस डायरेक्शन में काम कर रहा है? एक्स डायरेक्शन। तो वेक्टर का कंपोनेंट वेक्टर। तो इन्होंने क्या लिखा है? कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज ए स्केलर। दिस इज ट्रू और फॉल्स? दिस इज फॉल्स। सी, द टोटल पाथ लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। Total path length is equal to magnitude of displacement. This is false, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है? डिस्टेंस। पर कौन सा डिस्टेंस? स्ट्रेट लाइन वाला डिस्टेंस, नॉट दी पाथ लेंथ। समझ में आया? सो दिस इज फॉल्स। देन एवरेज स्पीड ऑफ ए पार्टिकल, average speed of a particle, which is total path length divided by time, it is either greater or equal to the magnitude of average velocity of the particle. फिर से, the average speed of the particle, ये क्या होती है? total path length, यानी distance upon time, is greater or equal to magnitude of average velocity. Average velocity क्या होती है? Displacement upon time. तो distance upon time is greater than displacement upon time. This is true or false? This is true. Correct? Okay. तो ये इसके, और एक है, हाँ, 3 vectors not lying in a plane. 3 vectors not lying in a plane can never add up to give a null vector. 3 ऐसे वेक्टर हैं जो एक प्लेन में नहीं हैं, उनसे कभी भी तीनों को जोड़कर आप नल वेक्टर नहीं बना सकते। ये चीज हम लोगों ने शायद नहीं की है, फिर से मैं आपको बताता हूं। अगर हमको एक नल वेक्टर चाहिए तो 3 वेक्टर मिलाकर हम नल वेक्टर बना सकते हैं। ये 2 वेक्टर हैं, ये हमने ऐड किया, इसका रिजल्टेंट, ये इसका रिजल्टेंट आया, ये रिजल्ट है। अगर हमने ये वेक्टर 1 है, ये वेक्टर 2 है, अगर तीसरा वेक्टर हमने ऐसा लगा दिया जो ठीक इसके इक्वल और अपोजिट है, दिस इज नंबर 3। तो वेक्टर 1 प्लस वेक्टर 2 प्लस वेक्टर 3 कितना होगा? दैट इज 0, क्योंकि 1 और 2 मिला के ये क्या बनता है? रिजल्ट है। और ठीक ये इसका उल्टा, तो ये दोनों मिलाकर क्या हो गए? 0। अगर ये 0 हो गया तो हम क्या बोलेंगे? वेक्टर 1, 2 and 3 all added together give a null vector.
गिव ए नल वेक्टर। ये समझ आया? यानी सभी वेक्टर्स का सम कितना? 0। ठीक, ओके। अब अगली चीज, ये हमारी एक प्रोसेस है कि 2 के रिजल्टेंट के अगेंस्ट आप तीसरा बनाइए उल्टी डायरेक्शन में और सम 0 हो जाएगा। ये तीनों इस ग्रीन बोर्ड में बने हुए हैं। अब मान लीजिए ये 2 इस ग्रीन बोर्ड में बने ऐसे, तो रिजल्टेंट कौन से बोर्ड में आएगा? इसी बोर्ड में आएगा, यानी इसी प्लेन में आएगा। तीसरा वेक्टर जो मैंने लगाया, तीसरा, वो वेक्टर इस प्लेन में नहीं है। ये तीनों एक ही प्लेन में, ठीक है, ये तीनों एक ही प्लेन में है। अब इसको मैंने ऐसे कर दिया, ये दोनों एक प्लेन में हैं। ये इसी प्लेन में है क्या? नहीं है, तो ये बाहर वाले प्लेन में है। इनका क्वेश्चन है कि क्या ये तीनों मिलाकर नल वेक्टर बना सकते हैं? नो, नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट कंपल्सरली किस में बनेगा? सेम प्लेन में। तो उसका जो 0 करने वाला है, उसका जो उल्टा है, उसको भी किस प्लेन में होना चाहिए? उसी प्लेन, तभी वो उसको कैंसिल कर पाएगा। तो ये इसको टोटली कैंसिल नहीं कर सकता। मान लीजिए ये हमने एक वेक्टर लिया 3, ये वेक्टर लिया 4 एट राइट एंगल, तो इसके बीच में कौन सा वेक्टर बना? 5। तो इसको कैंसिल करने के लिए हमको क्या चाहिए? इसके ठीक उल्टी डायरेक्शन में 5 चाहिए, इस डायरेक्शन में हमको 5 चाहिए। लेकिन हमारा वेक्टर नंबर 3 ये, मान लीजिए ये वेक्टर है 7, इसके हमने कंपोनेंट बनाया, इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आया 5 इस डायरेक्शन में। इसने इन दोनों के रिजल्टेंट को कैंसिल कर दिया, तो नल वेक्टर बना कि नहीं बना? क्यों नहीं बना? क्योंकि इस 7 का जब हमने एक कंपोनेंट 5 लिया, तो दूसरा कंपोनेंट जिंदा है, वो गायब तो नहीं हुआ। आपने क्या लिया इसका? हमने इसका लिया a cos थीटा। जब भी a cos थीटा बनेगा तो साथ में कौन बन जाएगा? a sin थीटा। ऐसा a sin थीटा बना। अब इसके a cos थीटा 5 ने ऊपर वाले 5 को कैंसिल कर दिया, तो इसका a sin थीटा बच गया। तो ये 1, 2 और ये 3 ये तो कैंसिल हो गए, लेकिन ये चौथा बच गया। तो नल हुआ क्या? नहीं। तो नल होने के लिए कंपलसरी कंडीशन क्या है? कि तीनों को एक प्लेन में होना ही चाहिए, 2 के रिजल्टेंट के बराबर तीसरा होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट, तभी वो कैंसिल हो। इज दिस पॉइंट क्लियर? ओके। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। एस्टैब्लिश द फॉलोइंग वेक्टर इन इक्वालिटीज ज्योमेट्रिकली और अदरवाइज। ओके, पहली इनइक्वालिटी है a प्लस b मैग्नीट्यूड, a प्लस b का मैग्नीट्यूड, वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, दिस इज लेस देन और इक्वल टू वेक्टर a's मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर b मैग्नीट्यूड मॉडुलस b। तो मॉडुलस ऑफ a प्लस b इज दिस। इसको हमने क्या करना है? एस्टैब्लिश या प्रूव करना है। सो लेट अस मेक एनी 2 वेक्टर्स एंड ऐड देम। पहले इसमें क्या हो रहा है? एडिशन। बाद में क्या बना रहे हैं? बाद में मॉडुलस। इसमें क्या हो रहा है? पहले क्या कर रहे हैं? मॉडुलस। बाद में क्या कर रहे हैं? एडिशन। ठीक है, तो इसमें हमको बताना है कि इनका आंसर क्या आएगा। वेक्टर a प्लस वेक्टर b। आपने एक चीज पढ़ी है कि 2 वेक्टर को ऐड करते हैं तो उसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होता है? वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमने ये पढ़ा है कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, उनके मैग्नीट्यूड को अगर हम ऐड करते हैं
दिस इज ए, दिस इज बी। ये ए है, ये बी है, दोनों के मैग्नीट्यूड को हमने ऐड कर दिया। अगर दोनों के मैग्नीट्यूड को ऐड किया, पहले मैग्नीट्यूड बनाया, ये मैग्नीट्यूड, सपोज ये है 3, बी का मैग्नीट्यूड 4, 3 और 4 को मैग्नीट्यूड बनाने के बाद जोड़ा, वेक्टर से नहीं जोड़ा, तो ये कौन सा एडिशन है? स्केलर एडिशन कि वेक्टर एडिशन? स्केलर, क्योंकि पहले क्या बना दिया? स्केलर, फिर क्या किया? ऐड। तो अगर हमने 3 और 4 स्केलर को ऐड किया तो क्या हमको डायरेक्शन कंसीडर करनी है? नहीं करनी, क्योंकि हम किसको ऐड कर रहे हैं? स्केलर। तो हमने सिंपल किया, दिस इज 3, दिस इज 4, 3 + 4 7। ए का मैग्नीट्यूड कितना? 3, बी का मैग्नीट्यूड कितना? 4, दोनों को ऐड कर दो। आप बोलोगे डायरेक्शन अलग अलग है, होने दो, क्योंकि हम एडिशन किसका कर रहे हैं? स्केलर का एडिशन, तो हम डायरेक्शन को नहीं देखेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 7। दिस इज व्हाट रिप्रेजेंट्स दिस, दिस रिप्रेजेंट्स वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ये एक चीज हमने सेटल की। अब दूसरी चीज, पहले वेक्टर वेक्टर को क्या कर लेना है? जोड़ देना। तो फिर से ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, और ये हमने इनको आपस में जोड़ दिया। ये कौन है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसकी लेंथ क्या है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉडुलस। अब बताइए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉडुलस कितना हुआ? प्लस 2ab cos थीटा। यही पढ़ा है हमने, a² + b² + 2ab cos थीटा। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इसको कंपेयर करिए। इन दोनों में कौन छोटा कौन बड़ा? ये 1, ये 2। कौन बड़ा कौन छोटा? अरे क्यों सोचना पड़ रहा है? दोनों में a² बराबर है, दोनों में b² बराबर है, दोनों में 2 और ab बराबर है। यहां 2ab के बाद क्या है? 1। cos थीटा हमेशा 1 से कैसा होता है? छोटा। इसलिए कौन सी क्वांटिटी छोटी हुई? छोटा होगा, या थीटा अगर बिल्कुल ही 0 हो गया तब कितना हो जाएगा? 1, लेकिन बड़ा कभी नहीं होगा। So this quantity is always smaller than this quantity. ये क्वांटिटी क्या है? a² + b² + 2ab क्या होता है? a + थीटा होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट किया तो क्या आ गया? a + b। ये रहा a + b। ठीक है, ये क्या है? a और ये क्या है? b। तो ये क्या हो गया? a + b। अब ये अगर a + b है और ये कौन है? ये हमने ये दिया था, और ये कौन है? a + b, वो वहां से आया c। अब बताइए, इन दोनों में छोटा कौन बड़ा कौन? a + b, ये छोटा है कि ये छोटा है? a + b छोटा है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं?
दिस देयरफॉर ए वेक्टर बी ऐड किया और उसका मैग्नीट्यूड निकाला. दिस इज स्मॉलर देन दिस. और ये कौन है? a प्लस बी. a प्लस बी क्या होता है? a इज मॉडुलस ऑफ a वेक्टर, b इज मॉडुलस ऑफ b वेक्टर. ये हो गया सुपीरियर प्रूफ. ठीक है. तो ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? ये कुछ समझ में आई बात? ठीक है. तो वेक्टर ए वेक्टर बी को जोड़ते हैं, ये इसका मॉडुलस आता है और ये हमेशा ए प्लस बी से छोटा होता है. ये ए प्लस बी के बराबर कब होगा? ये एंगल को छोटा करते जाएंगे, ये बड़ा होते जाएगा और ये जब दोनों एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे तब ये a प्लस बी के बराबर हो जाएगा. इसलिए ये क्या लगा हुआ है? इक्वल. एक कंडीशन में इक्वल होगा, अदरवाइज ये हमेशा कैसा रहेगा? छोटा. ठीक है. इसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए. थोड़ा बहुत समझ में आया आपको? आई होप सो. इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूं. सी रिप्रेजेंट a प्लस बी इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a. तो c इसके बराबर है और ये इसके बराबर है. ये हमने दो टुकड़े कर दिए. c इसके बराबर और ये इसके बराबर. अब इन दोनों को कंपेयर किया तो ये बड़ा है और ये छोटा. ठीक है. इसको मैं पढ़ता हूं. इन्हें हार्बर बंदरगाह होता है जहां पानी के जहाज रुकते हैं. इन्हें हार्बर विंड इज ब्लोइंग एट ए स्पीड ऑफ 72 km/h एंड फ्लैग ऑन द मास्ट ऑफ ए बोट anchored in the harbor flutter around north-east direction. एक नाव खड़ी है हार्बर में, उसके ऊपर एक फ्लैग लगा है और वो फ्लैग लहरा रहा है किस डायरेक्शन में? नॉर्थ ईस्ट. इसका ये मतलब है हमको डायरेक्शंस पता होनी चाहिए. ये हमने बना लिया नॉर्थ और ये ईस्ट. दिस इज वेस्ट और यहां से 45 डिग्री बनाएंगे तो इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट. ये 45 नॉर्थ वेस्ट. ठीक है. ये डायरेक्शन है. ओके. बोट जहां पर खड़ी है वहां पर हवा चल रही है. क्या स्पीड है हवा की? 72 km/h. डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ ईस्ट. ठीक. तो इसका हम वेक्टर बनाते हैं. ये इसका वेक्टर. इसकी वेक्टर की लेंथ कितनी रखनी है? 72 km/h. 70 और डायरेक्शन क्या रखनी है? 45. ये क्या चीज है? एयर. वेलोसिटी ऑफ विंड. तो इसका हम नाम दे देते हैं वेलोसिटी ऑफ विंड. ठीक है. नेक्स्ट. If the boat start moving with a speed of 51 km/h towards north. बोट यहां से चलना शुरू करती है किस तरफ? नॉर्थ. और इसकी वेलोसिटी कितनी है? 51 km/h और ये इसकी डायरेक्शन है टुवर्ड्स नॉर्थ. ये किसकी वेलोसिटी है? दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट. वेलोसिटी ऑफ बोट. ठीक है. ये इसका वेक्टर. ये किसका वेक्टर है? वेलोसिटी ऑफ विंड. ओके. नाउ व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ द फ्लैग ऑन द मास्ट ऑफ द बोट? अब अगर ये ऐसा चलना शुरू कर दी नॉर्थ की तरफ तो झंडा किस दिशा में लहराएगा? खड़ी बोट में किधर लहरा रहा था? अब किधर लहराएगा ये हमको निकालना है. तो बताइए
इसमें हमको ऑपरेशन कौन सा करना है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। सोचिए हमसे क्या पूछा जा रहा है? झंडे के लहराने की डायरेक्शन। झंडा किस दिशा में लहराएगा? आंसर, जिस दिशा में उस पे हवा जाएगी। ठीक है, झंडे पर हमको किसकी डायरेक्शन निकालनी है? एयर। झंडे पे जो एयर की डायरेक्शन है, एयर की डायरेक्शन किस कारण से हो सकती है? हवा बह रही है, इस कारण से हो सकती है। अब इसमें एक चीज हमको अपने आप समझनी है, दिमाग लगाना है। तालाब में एक नाव खड़ी है, बोट, हवा बिल्कुल नहीं चल रही है, उसका झंडा गिरा हुआ है, झुका हुआ है, क्योंकि हवा नहीं चल रही है। वो बोट ईस्ट की तरफ भागी तो झंडा किधर लहराएगा? वेरी गुड। तो फिर से अगर बोट ईस्ट की तरफ जाती है तो झंडे पर पड़ने वाली हवा किस तरफ जा रही है? वेस्ट। तभी तो झंडा किधर लहराएगा? वेस्ट की तरफ। समझ आया? यानी विंड की वेलोसिटी नाव की वेलोसिटी से उल्टी होती है। किसके कारण? नाव के चलने के कारण। अगर हमारी नाव नॉर्थ में गई तो विंड किधर जाएगी? झंडे पे साउथ। ये चीज सबको समझ में आई? यहां नाव किधर जा रही है? नॉर्थ। तो विंड किधर जाएगी? किसके कारण? नाव के कारण। नाव के कारण विंड किधर जा रही है? साउथ। किसको लग रही है? झंडे को। तो झंडे को साउथ की तरफ एक विंड खींच रही है, उसकी वेलोसिटी बताइए। सोचो, उस विंड की वेलोसिटी कितनी होगी? अरे तो सबसे इजी है, जितनी तेजी से नाव आगे जाएगी वही तो हवा की स्पीड होगी इसमें। ओके, उस विंड की वेलोसिटी कितनी? यस, डायरेक्शन किधर? यस, पता लग गया? ये कौन सी विंड है? किसके कारण? बोट के कारण। और समुद्र में जो वैसे हवा चल रही है वो विंड झंडे को किधर ले जाना चाहती है? नॉर्थ ईस्ट। उसकी वेलोसिटी कितनी है? ये भी आपको मालूम है, उसका मैग्नीट्यूड भी मालूम है और उसकी डायरेक्शन भी मालूम। अब एक चीज है हमारे पास, झंडा। उस झंडे को हवा दो तरफ ले जा रही है। एक हवा किधर ले जा रही है? नॉर्थ ईस्ट। एक हवा साउथ। तो झंडा किधर जाएगा? हाँ, यस, झंडा रिजल्टेंट की तरफ जाएगा, क्योंकि हमारा नियम क्या है? किसी एक ऑब्जेक्ट पर अगर एक से ज्यादा वेक्टर काम करते हैं तो वो इफेक्ट क्या होगा उस पर? सबका रिजल्ट है, सबका रिजल्ट। अब एक झंडे पर हवा दो तरफ ढकेल रही है। नाव के कारण हवा किधर ढकेलती है? साउथ। जो समुद्र की हवा है वो किधर ढकेलती है? नॉर्थ ईस्ट। तो वो जाएगा किधर? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? आपको तरीका आता है, ट्रायंगल मेथड भी आता है और पैरेललोग्राम भी आता है। पैरेललोग्राम लगा लेते हैं। ओके, कौन कौन से वेक्टर जोड़ने हैं बताइए? नॉर्थ ईस्ट वाली हवा और वेरी गुड। तो यहां पर मैंने बनाया ये नॉर्थ ईस्ट वाली हवा। ये एक डायरेक्शन बना लेता हूं, ये डायरेक्शन है ईस्ट वेस्ट। इससे ये एंगल कितना है? 45। ये कौन सी एयर है? नॉर्थ ईस्ट की तरफ। इसका मैग्नीट्यूड कितना लेना है? 72। गुड, ये एक वेक्टर हो गया। दिस इज वेलोसिटी ऑफ विंड। दूसरा, नॉर्थ। अगर ये नॉर्थ जाता है तो हवा किधर फेंकी जा रही है? साउथ। साउथ। इसको कितना लेना है? 51। ये 51। इससे थोड़ा सा छोटा कर दिया, लाइक ये 51। दिस इज वेलोसिटी ड्यू टू मूव। ये आ गया वेक्टर। अब इन दोनों को क्या करना है? प्लस की माइनस?
माइनस कब करते? एक लेडी जब छाता लेके जाती है तो हम माइनस कर देते हैं, क्यों? उससे क्या दुश्मनी? इसमें प्लस क्यों करोगे, उसमें माइनस क्यों करोगे? क्यों उसमें रिलेटिव क्यों निकालोगे, उसमें ऐड क्यों नहीं करते? और इसमें ऐड क्यों करोगे, इसमें रिलेटिव क्यों नहीं निकालते? आप नियम भूल रहे हैं। नियम क्या है? सुनिए, इधर ध्यान दीजिए। एक ऑब्जेक्ट पर दो वेक्टर काम करते हैं, ऐड हो जाएंगे। दो ऑब्जेक्ट के दोनों वेक्टर अलग अलग हैं और एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की वैल्यू निकालनी है तो माइनस होंगे रिलेटिव वेलोसिटी। उसमें देखिए लेडी वाले क्वेश्चन में एक वेलोसिटी लेडी के पास है, वो किसकी वेलोसिटी है? साइकिल की। और दूसरी वेलोसिटी किसकी है? दूसरी वेलोसिटी रेन की। दो ऑब्जेक्ट हैं, रेन और साइकिल, और हमको निकालना है क्या है? वेलोसिटी ऑफ साइकिल विद रिस्पेक्ट टू रेन। इसमें क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, कौन? फ्लैग। ऑब्जेक्ट कौन है? फ्लैग। दो चीजें उस पर फोर्स लगा रही हैं, कौन सी? इधर की एयर ऑफ द सी एंड एयर ऑफ द बोट। एयर ड्यू टू बोट, एयर ड्यू टू सी। ये दोनों इस पर लगा रही हैं। कितने ऑब्जेक्ट पर? एक ऑब्जेक्ट पर जब दो फोर्स लगते हैं तो हमको क्या करना है? ऐड। और दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, एक साइकिल और एक रेन वाटर, दोनों के पास अपनी अपनी वेलोसिटी है, तो हम क्या निकालते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी। समझ में आएगा? इसमें एक ही पर दोनों काम कर रहे हैं, इसलिए रिजल्टेंट चाहिए। ओके, तो रिजल्टेंट ऐड करना है, इसके बाद तो ये आसान है, हम इसको ऐड कर देते हैं। दिस इज 45, हाउ मच इज दिस? 90, क्योंकि ये कौन सी डायरेक्शन है? साउथ। ये कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट। ओके, अब ये रहा 51, यहां से हमने ऐसे बनाया 51, ये भी कितना? 51 बना के इसको ऐड कर दिया। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। ये 135 है, तो ये भी कितना होगा? 135, 270, 360 में से 270 माइनस हुआ तो 90 को ये दो बराबर कर दीजिए। 45 काफी इंफॉर्मेशन मिल गई है। इसकी लेंथ कितनी? 55। अब हमको निकालना क्या है? व्हाट इज डायरेक्शन? ये वाले पॉइंट की डायरेक्शन निकालनी है। अब यहां पर बाई चांस ये पॉइंट यहां पर आ गया है, मान लीजिए यहां पर नहीं आता, ऐसे हो, तो इसकी डायरेक्शन क्या आएगी? ऐसे। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं? हम इस एंगल को निकालना चाहते हैं या इस एंगल को निकालना चाहते हैं? ये इस डायरेक्शन, हम इस एंगल को निकालना चाहते हैं कि ये कितना? ये एंगल क्या है? रिजल्टेंट का एंगल। रिजल्टेंट के एंगल का आपके पास क्या फॉर्मूला है? किसी को याद है? tan अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? याद आया? ये फॉर्मूला किसका है? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, जिसमें b कौन सा वेक्टर है जिसके साथ अल्फा बनता है? मान लीजिए हमने इसको माना b, ये वाला वेक्टर b और ये वाला वेक्टर a, तो अल्फा कौन है? ऊपर वाला कि नीचे वाला? अल्फा ऊपर वाला। b किसके साथ बनता है? अल्फा के साथ। फिर से पुराना अपना याद करिए, ये हमने ऐसे बनाया था,
ये पूरा एंगल कितना था? थीटा। ये एंगल क्या था? अल्फा। और tan अल्फा का फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, तो अल्फा किस किस के बीच का एंगल है? रिजल्टेंट और बी। हमारी मर्जी है, हम इसको बी माने, इसको ए माने। अगर हम इसको बी मानेंगे तो ये अल्फा बन जाएगा, अगर इसको बी मानेंगे तो ये अल्फा बन जाएगा। हमने यहां पर इसको बी माना, तो अल्फा कौन बना? ये बात समझ में आई? अल्फा हमेशा किसके साथ चिपका हुआ? बी के साथ। तो हमने इसको बी माना। अब यहां वैल्यू रखी, ए की वैल्यू, ये ए है, ए की वैल्यू 51 इंटू साइन थीटा। थीटा ये पूरा एंगल थीटा, दोनों वेक्टर के बीच 135। साइन 135 कितना होता है? साइन 135 सबको मालूम है। हाउ मच? 1/√2, because sin 135 is equal to sin 180 minus 45, that is equal to sin 45, that is equal to 1/√2। तो ये हमने ले लिया 1/√2 डिवाइडेड बाय b। b कितना लेना? 72 प्लस a की वैल्यू कितनी है? 51 इंटू कॉस थीटा, कॉस 135, कॉस 135, फिर से वही कॉस 45, लेकिन साइन माइनस। देखिए कॉस का याद करिए, 90 के इधर कॉस कैसी होती है? पॉजिटिव। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 90 के पहले बेस किधर है? प्लस। 90 के बाद बेस किधर आ गया? माइनस। तो 90 से लेके 170 तक कॉस कैसी रहेगी? माइनस। याद रहेगा? ये 270 से लेके प्लस 90 तक बेस कैसा रहेगा? प्लस। तो कॉस कैसी रहेगी? प्लस। ओके, तो यहां पर है 51 मल्टीप्लाइड बाय cos 45, that is माइनस ये। ठीक है, अब इसको एक स्टेप और आगे लेते हैं। दिस इज 51 इंटू 1/√2, 51/√2। दिस इज टू बी डिवाइडेड बाय 72 माइनस 51/√2। ओके, थोड़ा मैथमेटिक्स से एक्सपर्ट सब दौड़ाइए कलम अपनी, क्या होगा इसके बाद? एनीवे मैं करता हूं, ये √2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 51/√2। दिस इज 51/√2। अब बताइए, √2 कैंसर, तो ये हमारा कितना आ गया? 51/72 कितना होता है? 72 इंटू 1.4। कितना आया? 108, 100.8। ओके, 100.8, दैट इज 101। ठीक है, ओके, ये 101 माइनस 51, ये हम सब क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? 10। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच? हमने √2 की वैल्यू क्या ली है? 1.4। एक्चुअली कितनी होती है? 1.4 के बाद कुछ और होता है? 41। ओके, ज्यादा डिफरेंस नहीं, पर इससे थोड़ी सी ज्यादा होता है। एनीवे, ओके,
तो ये आ जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू 51 अपॉन 50। अगर ये थोड़ा सा ज्यादा होगा तो ये 51 अपॉन 51 किसके बराबर होता है? अप्रोक्सीमेटली 1। ठीक है, tan अल्फा इज इक्वल टू हाउ मच? 1। तो अल्फा कितना हुआ? अल्फा इज इक्वल टू 45। Therefore, अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। यहां से 45, लेकिन हमको मालूम है कि यहां से 45 कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट। तो झंडा किस तरफ लहराएगा? ईस्ट की तरफ। ठीक है, ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन आई। फिर से देखिए, पहले झंडा इधर लहरा रहा था, नाव किस तरफ गई है? ऊपर की तरफ। तो झंडा क्या हो जाएगा? थोड़ा सा पीछे। ऐसा था, ये नाव ऐसा ऊपर गई, झंडा ऐसा हो गया। किस तरफ? ईस्ट की तरफ। दिस इज वेरी लॉजिकल। वैसे ही हमको मालूम है कि थोड़ा सा पीछे जाएगा। दिस इज एग्जैक्ट आ गया। अल्फा कितना आया? 45 डिग्री। सो हमारा आंसर क्या आएगा? फ्लैग will follow direction east। हाँ जी, तरीका समझ आया? कौन सा फॉर्मूला लगा वो समझ आया? मैंने अल्फा ऊपर जानबूझकर बनाया है। अगर अल्फा हम नीचे बनाते तो बताइए आंसर कितना आना चाहिए था? 1090 कितना होता है? इनफाइनाइट। तो हमारा आंसर क्या आता? इनफाइनाइट। कोई भी आंसर इनफाइनाइट कब आता है? जब डिनोमिनेटर 0। तो अगर हम उसको लेते, इसको A मानते, इसको B मानते, ये वाले को अल्फा मानते, तो हमारे आंसर में नीचे 0 आता, इनफाइनाइट आता। तो उस समय हम सारा एंगल क्या आता? 90। आंसर फिर से वही आता, टूवर्ड्स ईस्ट। समझ आया? तो ये क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इट इज अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन में थोड़ा टाइम लगता है, अदरवाइज हमने एक ही फॉर्मूला लगाया, रिजल्टेंट की डायरेक्शन का फॉर्मूला। पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन, और पोजीशन हमको डेफिनेट न देके पोजीशन का इक्वेशन दिया गया, दैट आर इज इक्वल टू दिस इज वेक्टर आर। उसका वेक्टर इक्वेशन आई जे के तरफ। ओके, फाइंड वेलोसिटी, वेक्टर वेलोसिटी एंड वेक्टर ए ऑफ द पार्टिकल। What is magnitude and direction of velocity at t is equal to 2.0 second? नोट कर लिया। अब आपको क्या करना है? तो पहला काम है कि आपको इससे डरना नहीं। हमको इक्वेशन किसका दिया गया है? पोजीशन का। और इक्वेशन बनाना किसका है? वेलोसिटी का। तो पोजीशन से वेलोसिटी का इक्वेशन कैसे बनता है? कैलकुलस में कैसे बनता है? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो अगर हमको x मालूम है तो वेलोसिटी क्या होगी? dx बाई dt। अगर हमको डिस्प्लेसमेंट r लिखा गया है तो वेलोसिटी क्या होगी? dr बाई dt। तो dr बाई dt कर दीजिए। वेलोसिटी इज इक्वल dr बाई dt। इसका dr बाई dt कितना होगा? I को मत देखिए, क्यों? क्योंकि I की वैल्यू क्या होती है? 1। तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं करता, और I सिर्फ क्या दिखाता है? डायरेक्शन। डायरेक्शन हम वही रखेंगे I, लेकिन वैल्यू कितनी रखेंगे? डिफरेंशिएट करके। तो डिफरेंशिएट किसको करना है? इसमें कांस्टेंट कितना है? 3.0। 3.0 t को डिफरेंशिएट करिए, कितना होता है? d बाई dt ऑफ t
1, तो ये क्या लिखना है 1। तो 3.0 इंटू 1 कितना हुआ 3.0 हो गया डिफरेंशिएशन। तो ये डिफरेंशिएशन हो गया और डायरेक्शन कौन सी आई, ये हम क्या ले रहे हैं v विच इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ r, ये आ गया। उसके बाद माइनस माइनस, अब आप कर सकते बोलिए, यस ठीक बोल रहे हो, कितना 4.0 और t की पावर कितनी 1, 4.0 t किस डायरेक्शन में j क्या इस डायरेक्शन प्लस 4 का डिफरेंशिएशन बिकॉज इट्स ए कांस्टेंट, तो नथिंग। ये किसका इक्वेशन आ गया वेलोसिटी का वेक्टर इक्वेशन, वेलोसिटी का वेक्टर इक्वेशन, वेलोसिटी का वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। मैग्नीट्यूड नहीं, क्या आया इक्वेशन, ठीक। अगर ये इक्वेशन वेलोसिटी का आ गया तो एक्सीलरेशन का इक्वेशन आप खुद बनाइए। ए क्या होता है d बाई dt ऑफ v, और v कौन है ये है, तो इसको डिफरेंशिएट करो। आई और जे की तरफ तो ध्यान नहीं देना है, उसको बाद में उसके साथ भी लगा देना। तो 3 एक कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन कितना हुआ यस, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू -4 इन विच डायरेक्शन, ठीक है। तो एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, सिर्फ एक डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में जे। वेलोसिटी वेरिएबल है ये। अब ये हमारा क्या हो गया फाइंड वेलोसिटी वेक्टर एंड ए वेक्टर, ये दोनों मिल गए। दूसरा क्वेश्चन पे आ जाइए, ये तो आप बना लेंगे, करिए। वेलोसिटी के लिए क्या दिया गया है हमको टाइम, वेलोसिटी का टाइम का क्या यूज है, वेलोसिटी के इक्वेशन में टाइम की वैल्यू रख देंगे। तो आपने निकाली वेलोसिटी वेक्टर एट 2 सेकेंड, एट 2 सेकेंड, एट 2 सेकेंड। हाँ कितना बोल रहे हैं बोलिए, यस 3i कैप माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो गया 8 जे कैप। ये वेलोसिटी का वेक्टर आया, पर हमको क्या चाहिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो वेक्टर के इक्वेशन से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे बनता है, ये हमारा टेस्ट है, बताइए। याद आया, यस v एट 2 सेकेंड, इसका मैग्नीट्यूड ये, तरीका याद रहेगा। वेक्टर से मैग्नीट्यूड बनाने का तरीका क्या है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स जो आई के सामने, वाई जो जे के सामने। हाँ जी कितना आया, रूट ऑफ, ये आ गई ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड समझ आ गया। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन बताइए।
जे का मल्टीपल, जे को छोड़ दो, यस, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में कौन सा वेक्टर यूनिट वेक्टर होता है? आई। इसमें कौन सा होता है? जे। तो अगर हम इसकी टेंजेंट लें tan अल्फा, तो tan अल्फा के सामने हमने किसको लेना है? ये कौन है? जे का मल्टीपल, मैग्नीट्यूड। ये कौन है? आई का मल्टीपल। तो यहां आई का मल्टीपल कौन है? 3। जे का मल्टीपल कौन है? -8। ये है -8, और ये हमारे इसकी डायरेक्शन है, वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे निकालनी है हमको? जे का मल्टीपल वाई, ये क्या रहेगा? सुनो फिर से, ये अल्फा। क्यों? क्योंकि tan अल्फा क्या होता है? y की डायरेक्शन डिवाइडेड बाय x की डायरेक्शन इज इक्वल टू y की डायरेक्शन में कितना है? y की डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? -8। x की डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? +3। तो ये कितना आया? -8/3। ये tan अल्फा की वैल्यू। तो अल्फा कितना हुआ? tan इनवर्स -8/3। ठीक है, इसकी वैल्यू आप लोग देख लेंगे, टेबल से देखेंगे या कैलकुलेटर से देखेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो अगर आप 8/3 की वैल्यू देखेंगे उसका माइनस कर देंगे, -8/3 हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी विल फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये क्या आ गया? मैग्नीट्यूड, और ये क्या आ गई? डायरेक्शन।